देखिए, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर ब्रांड से बहुत जबरदस्त तरीके से अटैच होते हैं। वो प्रोडक्ट से अटैच होते हैं या ब्रांड से अटैच होते हैं या कुछ और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ब्रांड और प्रोडक्ट दोनों के साथ में अटैचमेंट हो जाता है और हम लॉयल हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के लिए। कुछ तो एलिमेंट्स जरूर हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या हैं, आज की समरी में आपको यही जानने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। और अगर आपको नॉलेज अच्छी लग जाए तो फिर आप इस समरी को गीगल ऐप के बारे में सभी के साथ शेयर भी करते हैं। तो आज की बुक समरी है बिगर देन दिस, हाउ टू टर्न एनी वेंचर इनटू एन एडमायर्ड ब्रांड, जिसे लिखा है फेबियन गेरहॉल्टर ने। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई सर्विस या प्रोडक्ट आपके दिमाग में है और अगर आपको लगता है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ इनोवेशन करना है या फिर प्रोडक्ट में नए फीचर्स ऐड करने की जरूरत है, तो यह समरी आपको यह बताएगी कि आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। आप सुनकर के चौंक गए होंगे क्योंकि मैं आपसे कुछ एलिमेंट्स की बात कर रहा था और यहां पर मैं कह रहा हूं कि यह सब करने की जरूरत नहीं है। तो एलिमेंट्स भी जरूर हैं और जो कहा वो भी ठीक है कि यह सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑथर के मुताबिक आप एक बेसिक प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कहानी, कारण, खुशी या इंडिविजुअलिटी जैसे एलिमेंट्स ऐड करके उसे बेच सकते हैं। आपको अपने ब्रांड को अलग दिखाने के लिए कोई ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो यही कमाल है इस समरी का, क्योंकि इस समरी में आप अपने ब्रांड को और बड़ा बनाने के 8 तरीके सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं समरी शुरू करूं, आइए जानते हैं ऑथर के बारे में। फेबियन गेरहॉल्टर एक ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, एंटरप्रेन्योर, स्पीकर और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। वो एक ब्रांड कंसल्टेंसी फर्म फिनियन के फाउंडर भी हैं। इसके साथ ही वो एक बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म कैमेलियन कलेक्टिव के पार्टनर हैं। बिगर देन दिस के अलावा फेबियन ने हाउ टू लॉन्च अ ब्रांड और द ब्रांड थेरेपी बुक भी लिखी है। तो आइए अब देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की बुक समरी बिगर देन दिस, हाउ टू टर्न एनी एडवेंचर इनटू एन एडमायर्ड ब्रांड, ओनली ऑन गीगल। एप्पल, अमेज़न और उबर जैसे ब्रांड अपने इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को रीइन्वेंट करते हैं और अपने ब्रांड को आगे रखने के लिए वो बहुत ज्यादा इनोवेट करते हैं। एक स्टार्टअप के रूप में हो सकता है कि आपके पास इनोवेशन के लायक रिसोर्सेज ना हो, लेकिन तब भी कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। यह समरी ऐसे ब्रांड्स के बारे में है जो मोजे, चप्पल, बैग, टी शर्ट और इसी तरह के आम प्रोडक्ट बेचती है। लेकिन जो इन ब्रांड्स को अलग बनाता है वो है उनके प्रोडक्ट से जुड़ी कहानी, बिलीफ, कॉज यानी कारण, हेरिटेज, डिलाइट यानी खुशी, ट्रांसपेरेंसी, सॉलिडेरिटी यानी कि एकता और इंडिविजुअलिटी यानी कि खासियत। ये 8 ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके प्रोडक्ट को पसंद किए जाने वाले ब्रांड में बदल सकते हैं। आपकी ब्रांड स्टोरी क्या है? क्या आपके पास कोई वैल्यू है जिस पर आप यकीन करते हैं, या ऐसा कोई कारण जिसे आप सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या आपके प्रोडक्ट लोगों को किसी जगह या समय की याद दिलाते हैं जिसे वो याद करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसे छोटे जेस्चर के बारे में सोच सकते हैं जो आपके कस्टमर्स को सरप्राइज या खुश कर सके? क्या आप लोगों को दिखा सकते हैं कि वो आपके ब्रांड पर भरोसा कर सकते हैं? आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पर्सनलाइज करेंगे ताकि कस्टमर्स उन्हें खरीदे बिना न रह सके? 8 फैक्टर्स, स्टोरी, बिलीफ, कॉज, हेरिटेज, डिलाइट, ट्रांसपेरेंसी, सॉलिडेरिटी या इंडिविजुअलिटी मार्केट करने और बाहर मौजूद ब्रांड से खुद को हटकर बनाने का तरीका है। आप इन सभी को अप्लाई करना सीखेंगे और ऐसे स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरी जानेंगे जिन्होंने इन ट्रेड्स का इस्तेमाल किया है। वो बेसिक प्रोडक्ट्स बेचते थे, उन्होंने इनोवेट भी नहीं किया, लेकिन उनके ब्रांड पावरफुल और लोगों के पसंदीदा ब्रांड बन गए। आप भी अपने ब्रांड को बड़ा बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, स्टोरी। हम ब्रांड की कहानी हमेशा खरीदते हैं। ये कहानियां प्रोडक्ट से जुड़ी होती हैं। जैसे डव सिर्फ साबुन या लोशन नहीं बेचता, डव असली सुंदरता बेचता है। स्टारबक्स सिर्फ कॉफी नहीं बेचता, स्टारबक्स को पसंद करने वाले एक स्पेशल कॉफी लैंग्वेज में बात करते हैं जिसे कॉफी लिंगो कहते हैं, जिसे वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। जैसा कि रेवलॉन के फाउंडर चार्ल्स रेवसन ने कहा था, हम फैक्ट्री में कॉस्मेटिक्स बनाते हैं और दुकानों में उम्मीदें बेचते हैं। स्टार्टअप्स अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रांडिंग के जरिए अपनी कहानियां बनाते और बेचते हैं। एयरबीएनबी ने अपने लोगों को सेम कस्टमर सर्विस गोल्स के लिए और प्लान्स को एक्सपेंड करने में साथ लाने के लिए एक बार पिक्सर से एक आर्टिस्ट को हायर किया था। उस आर्टिस्ट और टीम ने साथ मिलकर होस्ट और गेस्ट के एयरबीएनबी के साथ हुए एक्सपीरियंस की कहानियां बनाई। उन कहानियों ने ब्रांड के एसेंस को दिखाया और टीम को बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट किया। ब्रांड स्टोरीज कस्टमर को उनके मैसेज को समझाने या उन्हें साथ लाने में भी पावरफुल होता है।
ओरिजिन रिसर्च के द्वारा की गई एक स्टडी से पता चला कि कंज्यूमर्स के उस वाइन को चुनने के चांस ज्यादा हैं जिसके साथ वाइन मेकर का हाथ से लिखा हुआ नोट होता है। लोग उस वाइन के लिए 6% ज्यादा पे करने को तैयार हैं। MWWPR द्वारा की गई दूसरी स्टडी से पता चला है कि 18 से 80 साल तक की यूएस पॉपुलेशन के 1/3 लोग ब्रांड एक्टिविस्ट हैं, जो सोचते हैं कि कंपनी के एक्शन उसके प्रोडक्ट जितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मार्केटर सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर पर फोकस करते हैं और अपनी कंपनी की स्टोरी बताने को नजरअंदाज करते हैं, वो पैसा और मार्केट शेयर खो रहे हैं। अगर आप लोगों को आपकी कंपनी पर भरोसा करने का एक कारण देंगे तो वो आपके ब्रांड के लॉयल फैन और एक्टिविस्ट बन जाएंगे। कहानियां नजरिया बदलने की ताकत रखती हैं और एक प्रोडक्ट को मीनिंगफुल ब्रांड बना सकती हैं। जैसे अवे एक ऐसा स्टार्टअप है जो लगेज बैग बनाता है। 2015 में कंपनी ने द प्लेसेस वी रिटर्न टू नाम की एक हार्ड कवर बुक पब्लिश की और सक्सेसफुली लॉन्च की थी। उस बुक में आर्टिस्ट, राइटर और फोटोग्राफर्स की ट्रैवल की कहानियां फीचर की गई थी। अवे ने 1200 यानी कि 1200 बुक्स प्रिंट की और उसमें उनके एक लगेज बैग के लिए एक गिफ्ट कार्ड को भी शामिल किया। बैग तो 4 महीनों बाद रिलीज हुए, लेकिन बुक की सारी कॉपी बिक चुकी थी। वो आर्टिस्ट, राइटर और फोटोग्राफर जो उस बुक में फीचर हुए थे, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी थे। उनके जरिए ब्रांड और उनकी स्टोरी के बारे में बताने वाले पोस्ट सोशल मीडिया में फैल गए। जैसा कि वॉबी पाकर की को फाउंडर जेन रूबियो ने कहा था, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के बारे में ज्यादा मत सोचिए, बल्कि ऐसी चीजें बनाइए जिसके बारे में बात करना, लिखना और शेयर करना मजेदार हो। अवे को ज्यादा लगेज कंपनी से अलग इस बात ने बनाया कि उन्होंने कभी भी ट्रैवल के बारे में बात ही नहीं की। हार्ड कवर बुक्स जो कंपनी ने रिलीज की थी वो जल्दी ही मैगजीन और पॉडकास्ट का भी रूप लेने लगी। अवे ने कस्टमाइजेशन में भी हाथ आजमाया। कस्टमर्स के पास अपने लगेज बैग को पर्सनलाइज करने का ऑप्शन था। कंपनी ने कस्टमर के नाम के पहले अल्फाबेट को सूटकेस पर हाथ से पेंट करने के लिए आर्टिस्ट हायर किए थे। एक ऐसी दुनिया में जहां अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, ताकत ऐसे ब्रांड्स के पास है जो एक अच्छी स्टोरी बता सकते हैं और लोगों को एक साथ ला सकते हैं। जिन्होंने कॉलेज मार्केटिंग की बुक पढ़ी है या फिर MBA की पढ़ाई की है, उन्होंने यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या USB कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन हमें सच में सक्सेसफुल होने के लिए इसे यूनिक स्टोरी प्रोपोजिशन में बदलना होगा। अगर आप अपने ब्रांड को कहानी का हीरो बनाते हैं तो आप अपने टारगेट ऑडियंस से गहराई से जुड़ जाएंगे। ब्रांड स्टोरीज, सोशल शेयरिंग और ऑनलाइन प्रोडक्ट रिसर्च के साथ मिलकर लोगों को जल्दी प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर देती है। मैथ्यू ग्रिफिन कॉम्बैक्ट फ्लिप फ्लॉप्स के फाउंडर हैं। जब वो अफगानिस्तान में एक US रेंजर थे, तब मैथ्यू ने एक कॉम्बैक्ट बूट फैक्ट्री देखी थी जो सोल्जर्स के लिए चप्पल बनाती थी। सोल्जर प्रार्थना करने के लिए अपने बूट्स निकालते थे, तब उन्हें चप्पल की जरूरत पड़ती थी। उन्हें अफगानिस्तान के लोगों से खासी हमदर्दी थी। उनके लिए वो कुछ करना चाहते थे, तो उन्हें एक यूनिक बिजनेस आइडिया आया। मैथ्यू ने अफगानिस्तान और जंग के कारण बर्बाद हुए दूसरे देशों में जॉब तैयार करने और एजुकेशन को फंड करने के गोल से US में अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। कॉम्बैट फ्लिप फ्लॉप्स की वेबसाइट में कहा गया, जंग के लिए खराब लेकिन शांति लाने के लिए परफेक्ट। अगर आप सोचे तो चप्पल एक प्रोडक्ट है। मैथ्यू ने अपने प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक कहानी जोड़ दी थी, जिसका मतलब एक चप्पल से कहीं ज्यादा ऊंचा था। ये कहानी ही सेल्स लेकर आती है। अब यहां कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट खरीदकर वो इस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। कहानी एक ऐसे ब्रांड को लॉन्च करने का सबसे अच्छा तरीका है जो इनोवेशन पर बेस्ड नहीं है। यह आपके प्रोडक्ट को ब्रांड में बदल देती है। तो आपकी यूनिक स्टोरी क्या है, सोचिएगा जरूर। पर फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, बिलीफ। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस का ऐसा दौर था जहां बेरोजगारी फैली हुई थी और कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। पर फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, बिलीफ। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस का ऐसा दौर था जहां बेरोजगारी फैली हुई थी और कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। लोगों ने बैंक और कॉरपोरेशन पर अपना भरोसा खो दिया था। वो कंजूसी करने लगे थे, अपना खाना और चीजें खुद बनाने लगे थे। लोग लोकल फूड जॉइंट और प्रोडक्ट पसंद करने लगे थे। इस दौरान कई छोटे ब्रांड सक्सेसफुल हुए क्योंकि लोग ऐसा ब्रांड चाहते थे जिस पर वो भरोसा कर सके। वो ईमानदार लोगों द्वारा बनाए गए ईमानदार प्रोडक्ट चाहते थे। आज भी हम उस बदलाव का असर झेल रहे हैं। बड़े ब्रांड अब खुलेआम खुद को उन पॉलिटिशियन से दूर कर रहे हैं जिनके वैल्यूज उनसे अलग हैं। पहले कंपनियां पैसे बनाने की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थीं, लेकिन अब वो कंज्यूमर्स की नई सोशल और पॉलिटिकल उम्मीदों के हिसाब से ढल रहे हैं। यहां तक कि फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी उन वैल्यूज पर खरा उतरने के लिए मजबूर हो गई हैं जिन पर उनके सपोर्टर भरोसा करते हैं। डू नॉट टॉक पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में बात मत करो, कभी ब्रांड्स का स्लोगन हुआ करता था, लेकिन आज कोई एक साइड नहीं चुनना कंपनियों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इसे खासतौर पर बढ़ावा तब मिला जब 2016 के US इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे।
एप्पल, स्टारबक्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एयरबीएनबी ने ट्रंप के इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। नॉर्डस्ट्रॉम ने इवांका ट्रंप की फैशन लाइन को अपने स्टोर से हटा दिया था। कोको कोला और बडवाइजर ने ऐसे कमर्शियल्स निकाले जो डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते थे और ट्रंप की आइडियोलॉजी का विरोध करते थे। इन ब्रांड्स ने आवाज इसलिए उठाई क्योंकि आज के कंज्यूमर्स उनसे यही उम्मीद करते हैं। जो मैसेज ये ब्रांड देना चाहते थे वो है, हमारा भी यही मानना है और हम इसमें एक साथ हैं। स्टारबक्स ने 10,000 रिफ्यूजीज को हायर करने की ठान ली। इसके बाद ट्विटर पर बॉयकॉट स्टारबक्स ट्रेंड करने लगा। यह सच है कि कुछ लोग रिफ्यूजीज और इमिग्रेशन को लेकर ट्रंप की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्टारबक्स ये रिस्क लेने को तैयार था, भले ही उससे उसकी सेल्स कम क्यों ना हो जाती। कंपनी एक साइड चुनना चाहती थी और उस वैल्यू को सपोर्ट करना चाहती थी जो वो अपने टारगेट मार्केट के साथ शेयर करती है। कोई भी ब्रांड किसी भी मीनिंगफुल चीज के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन पहले उसे अपनी वैल्यूज को डिफाइन करना होगा और अपनाना होगा। ब्रांड को अपनी कहानी जीनी होगी और अपने वैल्यूज को उन कस्टमर्स और कम्युनिटी के साथ मिलाना होगा जिन्हें वो सर्व करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने प्रॉफिट और मकसद को एक साथ लेकर आएं और अपने मिशन को सपोर्ट करने वाला बिजनेस मॉडल बनाएं। इसका एक हिस्सा खुद का बिलीफ सिस्टम बनाना और उन्हें उन लोगों के साथ पब्लिकली शेयर करना है जिनकी सोच आपसे मिलती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह पसंद ना आए और वो दूर जा सकते हैं, लेकिन यहां मैटर यह करता है कि आप उसके साथ ईमानदार बने रहें जिस पर आप यकीन करते हैं। अगर एक कस्टमर को आपकी पहचान पसंद आती है तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं आती तो वो जाकर ऐसे ब्रांड खोज सकते हैं जो उनके बिलीफ्स को दिखाते हों। एस्पिरेशन कैलिफोर्निया की एक फाइनेंशियल सर्विस फर्म है। यह ब्रांड हमदर्दी रखने पर यकीन करती है। इसी वैल्यू को कंपनी अपने इंडस्ट्री में बदलाव के लिए इस्तेमाल करती है। एस्पिरेशन की टैगलाइन है, एक ऐसी फाइनेंशियल फर्म जिससे आपको प्यार हो जाएगा। एक बैंकिंग सर्विस जो आपको और आपके जमीर को सबसे आगे रखती है। एस्पिरेशन कमाए हुए हर डॉलर के लिए 10 सेंट एक ऐसे फाउंडेशन को डोनेट करती है जो गरीब परिवार की मदद करते हैं। ये बैंक पूरी दुनिया में फ्री में एटीएम सर्विस देकर अपने बिलीफ यानी कि विश्वास को कायम रखती है। ओज हार्वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में एक सुपरमार्केट है। इनकी वैल्यूज हैं नर्चर और नरिशमेंट, यानी कि पोषण देने वाला सेहतमंद खाना देना। ओज हार्वेस्ट का यूनिक ऑफर है रेस्क्यूड फूड बेचना। रेस्क्यूड फूड यानी कि खेत, ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट जैसी जगहों से खाने लायक सामान को इकट्ठा करना जो आमतौर पर खराब हो जाता है और उसे बांटना। यह ऑस्ट्रेलिया का पहला रेस्क्यू फूड सुपरमार्केट है। ओज हार्वेस्ट ऐसे खाने को डिस्प्ले करता है जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और कस्टमर को उनके हिसाब से पे करने की सुविधा देता है। बाकी और किसी सुपरमार्केट में इस तरह का खाना बर्बाद हो जाता। यहां तक कि लोग बिना पैसे दिए गए बैग भरकर खाने का सामान ले जा सकते हैं। ओज हार्वेस्ट ने कुछ इनोवेट नहीं किया, वो बस नॉर्मल सेल्स और 2 for 1 वाले ऑफर से दूर हो गए। ये सुपरमार्केट मानता है कि खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसके बदले वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरे ब्रांड्स इतना कुछ देना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम सभी ओज हार्वेस्ट का अपने बिलीफ की ओर समर्पण से सीख ले सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कॉज। अपने ब्रांड को किसी कारण से जोड़ना आपको एक मजबूत पोजीशन दिला सकता है अगर इसे सच्चे मन से किया जाए तो। जैसे कैंपोस कॉफी एक मकसद और कारण को अहमियत देने वाला ब्रांड है। जैसा कि फाउंडर विलियम कहते हैं कि अगर हम अपने कॉज के प्रति सच्चे नहीं हैं तो हर दिन सुबह उठने और काम पर जाने का कोई मतलब नहीं है। कैंपोस कॉफी एक फेयर ट्रेड सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपनी पार्टनर कम्युनिटीज के एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मिलेनियल्स द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप्स का सोशल कॉज को सपोर्ट करना एक बेसिक आइडिया रहा है। उन्होंने पूरी सच्चाई से दिखाया है कि उनके प्रोडक्ट का मकसद सिर्फ बेचने से कहीं ऊंचा है। मकसद इन स्टार्टअप्स का शुरुआती मोटिवेशन है। मिलेनियल फाउंडर्स का आइडिया है कि हम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा जरूरी तो है, लेकिन यह काम पर जाने का कारण नहीं है। यह मकसद या कॉज ही है जिसके कारण स्टार्टअप टिक पाते हैं। कॉज रिलेटेड मार्केट में जाने के लिए आपको स्वार्थ के बिना सोचने की जरूरत है। खुद से पूछिए कि आपका प्रोडक्ट इस समय क्यों अहमियत रखता है और क्यों लोगों को इसकी परवाह करनी चाहिए। पैकेज फ्री शॉप एक ऐसा ब्रांड है जिन्होंने इन सवालों के जवाब असरदार तरीके से दिए हैं। पैकेज फ्री शॉप साबुन, टूथब्रश, रेजर और डिटर्जेंट जैसे बेसिक प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन ये ब्रांड पूरी तरह से कॉज बेस्ड हैं। ये एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की जगह रीयूजेबल यानी कि दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को प्रमोट करते हैं और कंज्यूमर्स को सिखाते हैं कि जीरो वेस्ट लाइफ कैसे जी जाती है। खुद से पूछिए कि आपका ब्रांड बदले में क्या देगा। क्या आप एक ऐसा कॉज पहचान सकते हैं जहां आप सच में यह दिखा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ पैसे कमाने से कहीं ज्यादा ऊंचा है? इसके बहुत पक्के सबूत हैं कि कंज्यूमर्स उस ब्रांड को चुनते हैं जो चैरिटेबल कॉज को सपोर्ट करते हैं। चलोना के द्वारा किए गए एक मार्केटिंग सर्वे से पता चलता है कि ज्यादातर कंज्यूमर्स कहते हैं कि वो ऐसे ब्रांड को चुनेंगे जो एक कॉज को सपोर्ट करता है, बल्कि मिलेनियल्स आगे से आगे ऐसे ब्रांड्स खोजते हैं जो दान यानी कि डोनेट करते हैं।
या जिनकी सेल वन डोनेट वन जैसी स्ट्रेटेजी होती है। बाय वन गिव वन ब्रांड का एक कॉज के साथ जुड़ना इसका एक एग्जाम्पल है। और ये रहे दूसरे तरीके जिनके जरिए स्टार्टअप बदले में कुछ वापस देते हैं और अपने कॉज को अपनी टारगेटेड ऑडियंस से जोड़ते हैं। डेवलप कर रहे देशों के वर्कर्स को बेहतर पे और स्किल ट्रेनिंग के साथ काम देना, ऑर्गेनिक, इको फ्रेंडली या केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाना, औरतों को आदमियों के बराबर पे देना। दुख की बात यह है कि इसे ज्यादातर कंपनियों में अप्लाई नहीं किया गया है। ऐसे लोगों को काम देना जिन्हें उनकी डिसेबिलिटी, हेल्थ कंडीशन या क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के कारण काम नहीं मिलता, एम्प्लॉयज द्वारा ओन की गई एक को-ऑप चलाना। हां, इसे करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन याद रखिए कि कॉज रिलेटेड मार्केटिंग पूरी तरीके से सच्ची होनी चाहिए। कॉज रिलेटेड मार्केटिंग बैकफायर कर सकते हैं या तो नेगेटिव इफेक्ट ला सकते हैं। शार्क टैंक के केविन ओ लेरी कहते हैं, हमें सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करने वाले और बिजनेस नहीं चाहिए। कंपनियों को कैपिटल बनाने की जरूरत होती है ताकि वो इसे आगे पास कर सकें। उनका पॉइंट यह है कि प्रॉफिट कमाओ और उसे चैरिटी में डोनेट कर दो, जैसा कि पिछले दशकों में कई बिजनेस करते आए हैं। बाय वन गिव वन कॉन्सेप्ट हर चीज में अप्लाई करना आखिरकार थकाने वाला और नकली बन जाता है। यह मार्केटिंग स्टंट की तरह लगता है। अगर आप सच में उस कॉज पर यकीन नहीं करते तो बाय वन गिव वन आइडिया काम नहीं करेगा। फास्ट कंपनी के एक आर्टिकल ने कहा था कि बाय टू गिव, यानी कुछ देने के लिए खरीदें। इसकी कोशिश करने वाले बिजनेस ऐसे लोगों को अपील करते हैं जिनकी परोपकारी रूप में देखे जाने की इच्छा होती है। जैसे लोग बाय वन गिव वन टॉम्स जूते या फिर गरीब औरतों द्वारा बनाई जाने वाली ज्वेलरी पहनते हैं। वो ऐसा सिर्फ ये दिखाने के लिए करते हैं कि उन्हें जरूरतमंदों की कितनी परवाह है, जबकि असल में वो ऐसा सिर्फ अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं। वो रास्ते में या सोशल मीडिया पर परोपकारी इंसान की तरह दिखना चाहते हैं। एक और प्रॉब्लम यह है कि कुछ स्टार्टअप कॉज पर इतना फोकस करते हैं कि वो अच्छा प्रोडक्ट देने में फेल हो जाते हैं। कंपनी प्रोजेक्ट 7 ने बोतल वाले पानी, ब्रेथ मिंट और च्युइंगम जैसे आम और खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और याद रखा कि एक अच्छा प्रोडक्ट होना हमेशा कॉज के पहले आना चाहिए। बोमबास एक अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे कॉज वाले स्टार्टअप का बेहतरीन एग्जाम्पल है। बोमबास एक ऐसी कंपनी है जो कि गेम चेंजिंग मोजे बेचती है। इस कंपनी के पास बाय वन गिव वन मॉडल भी है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि उन्होंने हर एक परचेज के लिए एक जोड़ी मोजे देने की असली जरूरत को समझा। बोमबास को एहसास हुआ कि मोजे पहने जाने वाली एक ऐसी चीज है जिसकी ज्यादातर शेल्टर होम में कमी है। यह एक जायज सी बात है कि हाइजीनिक कारणों से लोग अपने पुराने मोजे डोनेट नहीं कर सकते। अब तक बोमबास ने लाखों मोजे डोनेट किए हैं और अब भी कस्टमर्स को अपने ब्रांड की ओर अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हेरिटेज। लोगों को हेरिटेज मतलब परंपरा और नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादें बहुत पसंद है। हम उन जगहों से जुड़ाव महसूस करते हैं जहां हम पले बड़े होते हैं, जहां हम रहे होते हैं, जहां हम गए होते हैं या जहां हम जाना चाहते हैं। हमें तुरंत अपनेपन का एहसास होता है। ब्रांड्स हमें ब्रांड ऑरा या ब्रांड एसोसिएशन देकर इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे एवियन वाटर अपनी बोतल पर स्विट्जरलैंड के लेक जेनेवा की फोटो प्रिंट करते हैं जहां से उनका पानी आता है। हागन डाश सुनने में ऐसा लगता है कि ये डेनमार्क से आया है, लेकिन असल में ये आइसक्रीम ब्रांड ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क से है। आयरिश स्प्रिंग सोप आयरलैंड से नहीं बल्कि जर्मनी से है, लेकिन फिर भी इस साबुन को आयरिश कहा जाता है। ब्रांड्स कई बार हमारी उम्मीदों को तोड़ सकते हैं, लेकिन हेरिटेज और पुरानी यादों का इस्तेमाल करना उन्हें मजबूत पोजीशन देता है। कस्टमर्स की गहरा रिश्ता बनाने की इच्छा होती है और नॉस्टैल्जिया ब्रांडिंग हमेशा काम करती है। जैसे कोका कोला हर साल एक ही बूढ़े सेंटा क्लॉज की ड्राइंग को एक नए सिंगर द्वारा लास्ट क्रिसमस सॉन्ग के साथ फीचर करते हैं। ब्रांड्स को हमेशा से पता था कि लोग पुराने अच्छे समय को याद करना पसंद करते हैं। पॉप कल्चर में हम देखते आए हैं कि 80s और 90s के ट्रेंड वापस आ रहे हैं। हम पिछले दशकों के म्यूजिक या फैशन फिर से देखना पसंद करते हैं। हम विनरी रिकॉर्ड्स के गाने सुनते हैं, पोलरॉइड कैमरा से फोटो खींचते हैं और पोकेमॉन खेलते हैं। शिनोला डेट्रॉइट का एक वॉच ब्रांड है। यह यकीनन एक हेरिटेज बेस्ड ब्रांड है। ऑथर ने एक बार इनकी ऑनलाइन स्टोर से एक घड़ी खरीदी थी। घड़ी थोड़ी महंगी थी, लेकिन ऑथर इस कंपनी की कहानी के बड़े फैन थे। इसके लिमिटेड एडिशन बॉक्स पर लिखा था ऑन अ पीस ऑफ डेट्रॉइट, यानी कि डेट्रॉइट के एक हिस्से को साथ ले जाइए, और इसमें एक फेमस फोटोग्राफर द्वारा ली गई वहां की फोटो फीचर की गई है। लेकिन ऑथर का मन तब खराब हो गया जब शिनोला घड़ी बनाने से आगे बढ़कर फैशन के नाम पर कोई भी प्रोडक्ट बनाने लगे, जैसे बैकपैक, प्लानर्स, बाइक, रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह। बहुत ज्यादा बढ़ जाने से शिनोला ने अपनी वो डेट्रॉइट हेरिटेज बेस्ड अपील खो दी थी। लेकिन यह सीखने का काम होगा कि शिनोला कैसे हेरिटेज का इस्तेमाल करके स्टार्टअप ब्रांड के तौर पर आगे बढ़ी। ये कंपनी आखिरकार $225 मिलियन पर पहुंच गई थी। डेट्रॉइट ऑटो इंडस्ट्री का सेंटर हुआ करता था, लेकिन एक बहुत ही खराब फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यह एक सुनसान जगह में बदल गया था। इस शहर को हाई क्वालिटी अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। शिनोला के फाउंडर ने कहा था कि हम जॉब देकर और टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाकर डेट्रॉइट को बदल देंगे। डेट्रॉइट के फैक्ट्री वर्कर्स की जिंदगी बदलने लगी।
हाथ से बनी घड़ी को बड़ी बारीकी से हर डिटेल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता था, जो लोगों को उस शहर की याद दिलाता था। शिनोला एक ऐसा पावर हाउस ब्रांड बन गया था जो कि डेट्रॉइट के भी आगे निकल गया था। ये घड़ी कॉस्को के वेयरहाउस और यहां तक कि लॉस एंजल्स की डाउनटाउन की फ्लैगशिप स्टोर्स में भी बिक रही थी। बराक ओबामा और बिल क्लिंटन शिनोला की घड़ी पहनते थे। इसकी शुरुआत हैंडमेड वॉच और डेट्रॉइट के विरासत की शानदार कहानी के साथ शुरू हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है डिलाइट। सरप्राइज एंड डिलाइट मार्केटिंग का एक कैच फ्रेज है, लेकिन ऑथर मानते हैं कि अक्सर कई बिजनेस ज्यादातर समय इसे पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाते। डिलाइट यानी कि खुशी जैसी चीज को इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। इसके लिए बजट और मौजूदा प्रोसेस में बहुत ज्यादा बदलाव करने पड़ सकते हैं, लेकिन एक स्टार्टअप ब्रांड के तौर पर लगातार छोटे लेकिन सोच समझकर खुशी देते रहना आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। डिलाइट आपके कस्टमर सर्विस और पूरे ब्रांड में पूरी तरह से दिखनी चाहिए। सोचिए कि आप कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के अलावा और क्या दे सकते हैं। एक छोटा जेस्चर जिसकी उम्मीद ना की गई हो आपको उनके दोस्त के रूप में दिखाएगा। अगर इसे लगातार किया जाए तो वो दोस्ती लॉयल फैन कम्युनिटी बन जाएगी। चूई एक स्टार्टअप है जो कि पेट स्टोर है। ये कंपनी डिलाइट के कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियसली लेती है। कोई भी सोच सकता है कि ब्रांड पहले से ही बहुत कुछ दे रहा है। 2016 में चूई का रेवेन्यू $880 मिलियन था, लेकिन ब्लूमबर्ग के अनुसार कंपनी ने अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाया था। चूई पेट के नाम के साथ हाथ से लिखा हुआ थैंक यू और हॉलिडे कार्ड देते हैं। उनका कस्टमर्स के लिए पेट फूड से जुड़े किसी भी सवाल के लिए 24 घंटे चलने वाला हॉटलाइन भी है। चूई के पास अपने हर एक पेट कस्टमर्स की एक प्रोफाइल है और वो हर किसी को अलग तरह से ट्रीट करते हैं। वो पेट की पेंटिंग बनाने के लिए आर्टिस्ट को हायर करते हैं और फिर सरप्राइज गिफ्ट के रूप में उन्हें भेजते हैं। चूई के पास सरप्राइज, डिलाइट, एम्पैथी यानी हमदर्दी और ऑथेंटिसिटी की एक असरदार ब्रांड स्ट्रेटेजी है। कंपनी ने साबित कर दिया था कि मजबूत ब्रांड बनाना जल्दी बड़े प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है। 2017 में PetSmart.com ने चूई को $3.4 बिलियन में खरीद लिया था। पॉपिन जो कि एक ऑफिस सप्लाई कंपनी है, वो भी सरप्राइज और डिलाइट का अच्छा एग्जाम्पल है। ऑफिस सप्लायर्स के लिए सिर्फ 2 चॉइस हुआ करते थे। लोग महंगे डिजाइन वाली चीजें चुन सकते थे या फिर आम से दिखने वाली चीजें ले सकते थे। फिर पॉपिन आया। यह न्यूयॉर्क में बसा स्टार्टअप है जिसने सस्ते कस्टमाइज किए जाने वाले सुंदर रंगों वाले नोटबुक, पेन, स्टेपलर, कैलकुलेटर जैसी कई चीजें ऑफर की। पॉपिन ने बहुत ही बेसिक से ऑफिस सप्लाईज को इनोवेशन से नहीं बल्कि सिर्फ डिलाइट से बदल दिया। प्रोडक्ट्स के अलावा पॉपिन अपने मजेदार ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल और यूनिक पैकेज बॉक्स से भी डिलाइट देते हैं। अगर आप देखें तो पॉपिन के प्रोडक्ट सिर्फ आम प्रोडक्ट्स ही हैं, उसमें किसी भी तरह का डिजाइन इनोवेशन नहीं है। पॉपिन को जो चीज अलग बनाती है वो है उसके दिखने में अट्रैक्टिव विजुअल और वर्बल डिलीवरी। आप पॉपिन से एक ऑरेंज स्टेपलर खरीद सकते हैं। ये बस एक स्टेपलर ही है, लेकिन ये ऑरेंज रंग का है जो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है और आपके ऑफिस डेस्क और दिन को थोड़ा ज्यादा मजेदार बना सकता है। नेक्स्ट चैप्टर कवर करता है ट्रांसपेरेंसी, इस वैल्यू को। 1960s में एविस एक कार रेंटल कंपनी ने अपना फेमस कैंपेन लॉन्च किया था। उस कैंप ने अनाउंस किया था कि वी ट्राई हार्डर, मतलब हम और ज्यादा मेहनत करते रहने की कोशिश करते हैं। उस वक्त की नंबर 1 कार रेंटल कंपनी थी हर्ट्ज। एविस ने यह स्वीकार करते हुए ट्रांसपेरेंसी दिखाई थी कि उनकी कंपनी दूसरे नंबर पर है, लेकिन वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 1960s में इस तरह की ट्रांसपेरेंसी पहले कभी नहीं सुनी गई थी। इससे एविस को फायदा हुआ। आज कई ब्रांड ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन बनाते हैं। जब टी मोबाइल को दोबारा शुरू किया गया तो उसका मोटो था नथिंग टू हाइड, मतलब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। टी मोबाइल कोई स्टार्टअप नहीं थी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ने इसे फिर से ट्रैक पर आने में मदद की। इसके सीईओ जॉन लैशे ने कंपनी को ईमानदार और खुलकर बोलने वाला बनाया। वो अपने कॉम्पिटिटर्स AT&T और वर्जिन के बारे में कस्टमर से हिडन फीस चार्ज करने के लिए उन्हें खुलकर भला बुरा बोलते थे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में लैशे ने कहा था कि कस्टमर्स को पसंद नहीं है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में बांध कर रखा जाए और ऐसी एक्स्ट्रा फीस चार्ज की जाए जिसे वो समझते नहीं हो और ना ही कंट्रोल कर सकते हो। मैथ.com के एड AT&T के कवरेज मैथ से ज्यादा ईमानदार हैं। टी मोबाइल नो बुलशिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा। इनके कैंपेन की ट्रांसपेरेंसी और ऑफर्स ने कंपनी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। ग्लॉसियर एक स्टार्टअप है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं। अपनी वेबसाइट पर ग्लॉसियर ने कस्टमर से पूछा वो किसी खास प्रोडक्ट में कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं। इसने एक ऐसी चर्चा की शुरुआत की जो कि ट्रांसपेरेंसी और परवाह पर बेस्ड थी। ग्लॉसियर अपने कस्टमर्स की सुनते हैं और हर 2 महीने में रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक नया प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ग्लॉसियर के बारे में एक और यूनिक चीज है कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड्स को भी फीचर करते हैं। कंपनी की सीईओ एमिली वाइस का कहना था कि ज्यादातर ब्यूटी कंपनियां ये नजरअंदाज कर देती हैं कि औरतों का ब्यूटी ब्रांड से एक ओपन रिलेशनशिप होता है। वो अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करती हैं और हमेशा किसी एक ब्रांड के साथ जुड़ी नहीं रहती। ग्लॉसियर में हम इस बात को समझते हैं और अपनाते हैं। ग्लॉसियर की ट्रांसपेरेंसी काम कर गई।
सिर्फ 3 सालों में ग्लॉसियर मेकअप इंडस्ट्री की सबसे बड़े डिसरप्टर कंपनी में से एक बन गई। इसके रेवेन्यू हर साल 600% बढ़ते गए और एक साल में इनका कस्टमर बेस 3 गुना हो गया था। अपने ऑडियंस को एनालाइज करने, कंज्यूमर इनपुट चाहने और उस पर काम करने के लिए ईमानदार बने रहने की जरूरत होती है। रिचुअल एक कंपनी है जो कि विटामिन और फूड सप्लीमेंट बेचती है। ये कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो कि अनक्लियर और कॉम्प्लेक्स होने के लिए जानी जाती है, लेकिन रिचुअल अपनी वेबसाइट पर उनके इंग्रेडिएंट्स कहां से आते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स को पोस्ट करके एक क्लीन सप्लाई चेन को मेंटेन करने के प्रति कमिटेड है। ये ब्रांड वीगन, नॉन जीएमओ, शुगर फ्री, डाई फ्री और डेयरी फ्री प्रोडक्ट बेचते हैं। रिचुअल ने ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें पता था कि जिस ऑडियंस को वो टारगेट कर रहे हैं वो हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। अगर आप अपने ब्रांड के प्रति ईमानदार होने के लिए कमिट करते हैं तो उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते। अगर एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी वेबसाइट पर शेयर करती है और फिर अगले साल ऐसा करने में फेल हो जाती है तो यह स्ट्रेटेजी उल्टी पड़ जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी का मतलब है भरोसे के जरिए अपनी खास ऑडियंस के साथ मजबूत रिश्ता बनाना। पॉपकॉर्न पैलेस के खास ऑडियंस हैं फंड रेजिंग इवेंट्स। ये कंपनी अपनी सेल्स का 50% फंड रेजर्स को देती है, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स अपनी सेल्स का सिर्फ 30% से 40% ही देते हैं। पॉपकॉर्न पैलेस ऐसा क्यों करती है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने फंड रेजर्स को अपना मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कॉज बना लिया था। पॉपकॉर्न पैलेस तुरंत ही फंड रेजर्स के फेवरेट बन गए थे। एक खास ऑडियंस से गहरी हमदर्दी दिखाने के लिए एक यूनिक एबिलिटी चाहिए होती है। आपको अपने प्रोडक्ट, स्टोरी और बिलीफ को अपने फॉलोअर्स के साथ मिलाना होता है। आपकी ब्रांड को उनके गोल्स के लिए एक अच्छा मौका बनाना चाहिए। करीम मिडिल ईस्ट का एक राइड शेयरिंग ऐप है। सॉलिडेटरी के जरिए यह अपने इलाके में उबर से आगे निकल गया है। 2016 में करीम ने मुस्लिम ट्रेडिशन के हिसाब से बलि देने के लिए भेड़ ऑफर करना शुरू की। ईद अल अधा के दौरान लोगों को भेड़ लोकल फार्म से खरीदकर घर लाना पड़ता था और उसकी बलि देकर उसे परिवार, दोस्तों और गरीबों में बांटना होता है। करीम ने यह यकीन दिलाया कि मीट को हिसाब से बांटा जाएगा। एक बॉक्स कस्टमर के लिए, एक बॉक्स उनके परिवार और दोस्तों के लिए और एक बॉक्स जरूरतमंद लोगों के लिए होगा। कुछ कस्टमर्स ने जिंदा भेड़ की रिक्वेस्ट की क्योंकि उनके बच्चे उसकी बलि देने से पहले उसके साथ खेलना चाहते थे, तो करीम ने यह काम करने के लिए पिकअप ट्रक प्रोवाइड करवाई। हर इंसान भेड़ की बलि जैसी प्रथा को पसंद नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां यही पॉइंट है। करीम ने अपने एक खास ऑडियंस से हमदर्दी दिखाकर अपने आप को एक मीनिंगफुल ब्रांड के रूप में बना लिया है। कंपनी का आइडिया उनके कस्टमर्स के साथ सॉलिडेटरी यानी कि एकता और आपसी विश्वास लेकर के आया, जिसने लंबे समय के लिए लोगों के दिल को छू लिया था। करीम ने यह साफ साफ दिखा दिया था कि उनमें हमदर्दी है। कंपनी ने खुद को उबर से अलग बना लिया था, जो अपने एम्प्लॉयज और ड्राइवर के प्रति कम हमदर्दी जताते हैं। सॉलिडेटरी का एक और अच्छा एग्जाम्पल है प्लैनेट फिटनेस। इस फिटनेस सेंटर का मोटो है वी डोंट जज, मतलब हम जज नहीं करते। प्लैनेट फिटनेस ने 12 जून 2017 में ट्वीट किया था, अगर आपका वजन ज्यादा है तो हम जज नहीं करेंगे। अगर आप धीरे दौड़ते हैं तो भी ठीक है। अगर आप महीने में सिर्फ एक बार आते हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने कभी भी ट्रेडमिल ट्राई नहीं की है तो हम दिखाएंगे कि ऐसा करने वाले अकेले नहीं हैं। प्लैनेट फिटनेस ने सॉलिडेटरी दिखाकर लोगों के प्रति खुद को साफ साफ आम अफोर्डेबल जिम से अलग कर लिया है। हर किसी का शरीर परफेक्ट नहीं होता है जिसे वो हर दिन जिम में दिखा सकें, और प्लैनेट फिटनेस ने इट्स ओके कहकर हमदर्दी दिखाई। यहां तक कि जिम अपने फ्रंट डेस्क में कैंडी भी ऑफर करते हैं। उनका कहना है कि चॉकलेट की तरह और कोई भी चीज लोगों को करीब नहीं लाती है। ब्रांड अपने कस्टमर्स को हर कदम पर सॉलिडेटरी और हमदर्दी महसूस करवाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि इसने 6 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स बना लिए हैं। प्लैनेट फिटनेस ने बॉयज एंड गर्ल्स क्लब ऑफ अमेरिका के जजमेंट फ्री जनरेशन कैंपेन को भी सपोर्ट किया है। यह ज्यादा या कम वजन होने के कारण बुली किए गए बच्चों और टीनेजर्स के लिए एक एंटी बुलिंग मूवमेंट है। प्लैनेट फिटनेस ने एक ब्रांड के रूप में खुद को सच में अलग बनाया है। ये सॉलिडेटरी आर्टिस्ट या रेस्टोरेंट के द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली स्ट्रेटेजी पे व्हाट यू वांट, मतलब आपको जितनी इच्छा हो उतना पे कीजिए, में भी दिखाई देती है। रेडियो हेड बैंड और एवरी टेबल रेस्टोरेंट भी इसके एग्जाम्पल हैं। कस्टमर्स को उतना पे करने देना जितना वो पे कर सकते हैं लोगों को ब्रांड के साथ आपसी भरोसे से जोड़ता है। अगर इस स्ट्रेटेजी को पूरी सच्चाई के साथ किया जाए तो ये लॉयल कस्टमर्स और प्रॉफिट जरूर लेकर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है इंडिविजुअलिटी। बड़े ब्रांड्स ने एल्गोरिदम और ऑटोमेशन की मदद से कस्टमाइजेशन की पावर को सालों से इस्तेमाल किया है। एब्सोल्यूट वोदका ने कस्टमाइज बॉटल बनाई है और कोक ने लिमिटेड एडिशन कैन रिलीज किए हैं। न्यू टेलर ने 2007 में 7 बिलियन यूनिक जार डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कस्टमर्स अपने आप में इकलौते वन ऑफ अ काइंड डिजाइन पसंद करते हैं जो उनके लिए ब्रांड एक्सपीरियंस को पर्सनल बना देता है। आज कस्टमाइजेशन करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, जो एक जैसे दिखने वाले ढेरों प्रोडक्ट्स के बीच में एक पावरफुल इंपैक्ट बनाता है। पर्सनलाइज्ड आइटम हमेशा से पॉपुलर रहे हैं, लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में इसका और ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है।
जैसे बर्डसीज एक स्टार्टअप है जो कस्टमर्स के ड्राइंग के हिसाब से स्टफ्ड टॉयज बनाता है। इसके लिए पेरेंट्स और बच्चे अपनी ड्राइंग की कॉपी भेज सकते हैं और बर्डसीज उसका एक स्टफ टॉय वर्जन बनाते हैं। वहीं बकेट फीट अपने आर्टिस्टिक कस्टमर्स के डिजाइन के हिसाब से स्नीकर्स यानी कि जूते बनाते हैं। 2014 में वॉल्वो ने भी स्पेशल प्लेट के साथ 1927 फर्स्ट एडिशन XC90 कार रिलीज की थी, जो सिर्फ 48 आवर्स के लिए ही यानी कि 48 घंटों के लिए ही अवेलेबल थी। 1927 यानी कि 1927 उस साल को दिखाता है जब वॉल्वो लॉन्च हुई थी। जैसा कि उनकी वेबसाइट पर बताया गया था, दुनिया में सिर्फ 1927 नई XC90 फर्स्ट एडिशन होगी। इसमें ओनर्स अपने खुद के यूनिक इंडिविजुअल नंबर चुन सकते हैं और उनकी कार के पीछे एक स्पेशल बैज भी होता है। नंबर 1 प्लेट स्वीडन के राजा कार्ल 16 गुस्ताव के लिए और नंबर 10 प्लेट स्वीडन के प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर ज़्लाटान इब्राहिमोविच के लिए रिजर्व था। उसके बाद कस्टमर्स अपने नंबर वेटिंग लिस्ट में डाल सकते थे। वोल्वो को पता था कि लिमिटेड, कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट बिकते हैं। जब कोई आइटम कम या अलग होता है तो कस्टमर्स उसे पाने की इच्छा रखते हैं और उसे खरीदते भी हैं। ये किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन से कहीं ज्यादा असरदार होता है। रेयर फॉर्म एक ऐसा स्टार्टअप है जो रिसाइकल बिलबोर्ड के कपड़े से बैकपैक और दूसरे बैग बनाता है। यह किसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करने और एक ऐसे खास ऑडियंस जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली और यूनिक प्रोडक्ट को वैल्यू करते हैं, उन्हें बेचने का इफेक्टिव ब्रांड मूव है। रेयर फॉर्म भी नए कस्टमर्स से जुड़ने के लिए म्यूजिशियंस के साथ पार्टनरशिप करते हैं। कंपनी ने उनके कॉन्सर्ट टूर के बैनर का इस्तेमाल करने के लिए जेसन मराज जैसे आर्टिस्ट के साथ पार्टनरशिप की है। कचरे में जाने के बजाय ये कपड़े यूनिक बैकपैक में बदल जाते हैं, जिन्हें फैंस बहुत खुशी और गर्व के साथ रख सकते हैं। अपने फेवरेट म्यूजिशियन के बैनर से बना बैग लेकर रास्ते पर चलना इमेजिन कीजिए। ये सच में आपकी इंडिविजुअलिटी दिखाएगा। फेनेटिक्स नाम का स्टार्टअप स्पोर्ट्स टीम के टी शर्ट बनाकर फैंस को अपनी ओर खींचते हैं। फेनेटिक्स ठीक गेम के समय में ही टी शर्ट बनाते हैं। आप अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए उनके टी शर्ट गेम के ठीक पहले ले सकते हैं या फिर उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए गेम के बाद खरीद सकते हैं। फेनेटिक्स फैंस से उस समय जुड़ते हैं जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी जब फैंस को गेम की एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होती है। कंपनी ने ऑथेंटिक टीम शर्ट बनाने के लिए NCAA के साथ पार्टनरशिप की। अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करना और अपने आप को सही मायने में एक्सप्रेस करना फेनेटिक्स को इंडिविजुअलिटी के जरिए सक्सेसफुल बनाता है। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि अभी तक हमने जिन भी वैल्यूज को जिन भी चैप्टर्स के जरिए पढ़ा, हम उनकी की लर्निंग्स को दोहराएंगे। तो इस समरी में आपने ऐसी 8 क्वालिटीज के बारे में सीखा जो आपके प्रोडक्ट को एक ऐसा ब्रांड बना देंगे जिसे लोग पसंद करेंगे। आपको मार्केट में हटकर दिखने के लिए इनोवेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को एक स्टोरी, बिलीफ, कॉज, हेरिटेज, डिलाइट, ट्रांसपेरेंसी, सॉलिडेरिटी और इंडिविजुअलिटी के जरिए बेच सकते हैं। कहानी के जरिए अपने प्रोडक्ट को एक सिंपल साबुन के बार या एक कप कॉफी से ज्यादा मीनिंगफुल बनाइए। उस बिलीफ के बारे में बताइए जिस पर आपका ब्रांड यकीन करता है। अगर आप एक कॉज को चुनते हैं तो ईमानदार बनिए और उसके वैल्यूज को अपनाइए। आपकी कोशिश दिल से सच्ची होनी चाहिए। लोग किसी एक जगह से या पुरानी अच्छी यादों से बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं। आप अपने ब्रांड को कॉम्पिटिटर से अलग बनाने के लिए हेरिटेज या नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरप्राइज या डिलाइट का एहसास लोगों को आपके ब्रांड से जोड़ता है। डिलाइट के जरिए दोस्ती कीजिए और लॉयल कस्टमर्स की कम्युनिटी बनाने के लिए ऐसा लगातार करते रहिए। आप अपने प्रोडक्ट को सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के साथ भी मार्केट कर सकते हैं। यह आपको सबसे अलग दिखाएगा, खासतौर पर तब जब आपके कॉम्पिटिटर अपने ऑफर के बारे में साफ साफ नहीं बताते। सॉलिडेरिटी तब आता है जब आप अपने कस्टमर्स के साथ मजबूत रिश्ता और आपसी भरोसा बना लेते हैं। यह तब होता है जब आपका ब्रांड सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके बारे में होता है। कस्टमाइज, पर्सनलाइज्ड या लिमिटेड एडिशन आइटम ऑफर करके आप इंडिविजुअलिटी के जरिए भी अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं। आपके ऑफर की लिमिटेड क्वांटिटी और यूनिकनेस कस्टमर्स के अंदर आपके ब्रांड की चाहत को बढ़ाएंगे। इन 8 ट्रेड्स के जरिए क्या अब आपको पता है कि आप अपने प्रोडक्ट को हटकर कैसे दिखा सकते हैं? अपने एंड DNA के बारे में सोचिए। यह एक कॉन्सेप्ट है जो इस बुक के ऑथर ने बनाया है। आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से एक बेसिक कमोडिटी है। इसका एक बेसिक DNA है, लेकिन आप अपने एंड की मदद से अपने ब्रांड को सबसे अलग बना सकते हैं। जब लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे तो पूछेंगे और लोगों को आपके बेसिक प्रोडक्ट के बारे में परवाह क्यों करनी चाहिए? और आप अपने प्रोडक्ट को ऐसी चीज में कैसे बदल सकते हैं जिसे लोग पसंद करेंगे? और आप और आपके एम्प्लॉय क्यों इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना समय देते हैं कि ये एक डे जॉब से बदलकर पैशन बन जाता है जिसे आप पूरे दिल से करते हैं? इस और का जवाब ही वो है जो आपके प्रोडक्ट को लोगों के लिए खास और कीमती बनाता है। अपनी स्टोरी, बिलीफ, कॉज, हेरिटेज, डिलाइट, ट्रांसपेरेंसी, सॉलिडेरिटी और इंडिविजुअलिटी के बारे में सोचना शुरू करें। ये कॉन्सेप्ट आपके प्रोडक्ट को एक ऐसे ब्रांड में बदलने में मदद करेंगे जिसे बेहद पसंद किया जाता है।
तो इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, बट फॉर श्योर जैसे जैसे आप वैल्यूज को सुनते जा रहे थे, जैसे जैसे आप चैप्टर्स को ऑब्जर्व करते जा रहे थे, वैसे वैसे कुछ आइडियाज आपको क्लिक भी करने लगे होंगे। उन आइडियाज को आपको अपने पास ही लिखना है। कमेंट में सिर्फ ये लिखिए कि कौन सी वो वैल्यू है जिसने आपको पूरी तरह से चौंका दिया और जिसका आइडिया आपके माइंड में बहुत क्लियर कट दिखाई देने लग गया है। बस उस एक वर्ड को कमेंट सेक्शन में लिखिए, बड़ा मजा आएगा। और आपको अपना होमवर्क पूरा करना है। इस समरी को एक बार फिर से सुनना है, बल्कि बार बार सुनना है, और इन ट्रेड्स के साथ में कैसे आप अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड में जिसे कि सब पसंद करेंगे बदलने वाले हैं, उस पर काम करना है। उम्मीद है आप करेंगे और कामयाब भी होंगे। यही गीगल टीम की आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो लेता हूं इजाजत इस वादे के साथ कि बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।